नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को ज्योग्राफी थ्रू मैप यानी मानचित्र के आधार पर जो विश्व के प्रमुख स्थान यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थान जो चर्चा में रहे हैं, तो आगामी 2020 के प्रीलिम परीक्षा में वो आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकते हैं। तो उन्हीं स्थानों को हम लोग लिए हैं इस सीरीज के अंतर्गत। जैसे कि पहला और दूसरा हम लोगों ने चर्चा की थी, भाग 1 भाग 2 में अंतर्राष्ट्रीय स्थानों के बारे में चर्चा की थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित थे, यानी इंटरनेशनल रिलेशन से। अब हम बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित, यानी कि ऐसे स्थान जो पर्यावरण से संबंधित स्थान हैं, जहां पर मान लीजिए जैसे अमेजन के वर्षावन में आग लगी, या ऑस्ट्रेलिया के कंगारू आइलैंड पर द्वीप पर जो है आग लगी। तो इन सब के पीछे क्या कारण था, तो वह स्थान चर्चा में। तो जो अब भाई वहां पर जैसे मान लीजिए कि भूकंप आ गया उस क्षेत्र में, मान लीजिए कि वहां पर चक्रवाती तूफान आ गया, तो अब क्या है कि वो स्थान चर्चा में आ गया। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर आ जाया करते हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोग इसकी तीसरी सीरीज में बात कर रहे हैं मानचित्र 3, यानी ये तीसरा पार्ट है के माध्यम से भूगोल, यानी हम लोग भूगोल जो है ज्योग्राफी थ्रू मैप प्रीलिम इन्वायरमेंट स्पेशल 2020 यानी 2020 के पर्यावरण विशेष से संबंधित यह अध्याय है। तो इसमें महत्वपूर्ण स्थानों की चर्चा, जैसे पहला स्थान है दिया हुआ है सांभर झील। तो अब देखिए यह राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत है। तो अब सांभर झील का क्या महत्व है ज्योग्राफी के अगर आधार पर देखा जाए, तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील, यानी यह सलाइन लेक लवणीय झील है। और लवणीय झील, तो अब इससे अब आप इसको मैप में देखेंगे तो कहाँ मिलेगा, तो यह जो है राजस्थान, क्योंकि भारत में सबसे अधिक मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ है, राजस्थान में है। तो यह राजस्थान में जयपुर शहर से 80 किलोमीटर दूर, अब देख रहे हैं ना इधर नागौर भी दिख रहा है आपको, यह जो है सांभर लेक का जो है नीला नीला पॉइंट जो दिख रहा है, यह सांभर झील है। और यह अजमेर भी है, अजमेर शरीफ के लिए जाना जाता है। अन्ना सागर लेक भी है अजमेर में, याद रखेंगे। तो यह सांभर झील खारे पानी की झील है, अंतर्देशीय खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी। और ये देख रहे हैं ना जयपुर, तो 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, यानी जयपुर के दक्षिण पश्चिम में दिख रही है। तो यह झील है, आपको पता है यह लवणीय झील है, यानी 3 जिले लगभग नागौर, जयपुर, अजमेर इसके अंतर्गत आ रहे हैं। नागौर भी बहुत ही फेमस जिला है राजस्थान का, पर्वतसर मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला यहां लगता है। तो इसमें जो है अब बात आती है कि ये चर्चा में क्यों रहा, तो चूंकि सांभर झील में प्रवासी पक्षी भी आते हैं, तो यहां पर हजारों पक्षी मृत पाए गए, इसलिए यह क्षेत्र चर्चा में आ गया। तो अब ये जो मृत पाए गए चर्चा में आ गया, तो इसके पीछे कारण क्या था, तो एक सबसे प्रमुख कारण जो है वो एवियन बॉटुलिज्म, जिसके कारण पक्षियों की मृत्यु हुई। इस एवियन बॉटुलिज्म के कारण यह पक्षियों में जो वहां पर जो प्रभावित हुए, तो हजारों की संख्या में 25-30 हजार एवियन फ्लू के, यानी कह सकते हैं एवियन बॉटुलिज्म रोग से ग्रसित होकर उनकी मृत्यु हुई, झील के किनारे मृत पाए गए। इस वजह से यह क्षेत्र चर्चा में आ गया। अब यह जो है सांभर झील 5700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। वैसे जो है 230 वर्ग किलोमीटर जो भारत की अंतर्देशीय झील है, लेकिन इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 5700 वर्ग किलोमीटर है। और मैंने आपको बताया कि अजमेर, जयपुर, नागौर यह जो है इन क्षेत्रों में यह फैली हुई है। और यह अगर देखा जाए तो मानसून कब आता है भारत में, 1 जून को केरल पर दस्तक देता है। तो मानसून से लेकर के मानसून में जो है यह कह सकते हैं कि इसमें 2 मीटर तक, 2 से 3 मीटर तक पानी इसमें रहता है। और जब मानसून पहले यानी मानसून स्टार्ट होने के पहले तक लगभग 60 सेंटीमीटर इसमें पानी रहता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है
याद रखेंगे। तो अब देखिए स्थान चर्चा में है सांभर झील, तो ये आपके आगामी परीक्षा में आ सकता है। जैसे 3 बिंदु दे देंगे, निम्नलिखित स्थान को क्यों चर्चा में रहा, दे देगा सांभर झील राजस्थान में स्थित है, सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। एवियन बॉटुलिज्म या कोई दूसरे रोग का नाम दे देगा, फिर दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो इस तरह से जो है प्रश्न बन सकता है। तो इसको हमने लिया, यह 21वां बिंदु था। अब बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अमराबाद टाइगर रिजर्व, ATR, अमराबाद टाइगर रिजर्व क्यों चर्चा में रहा? तो तेलंगाना राज्य विधानसभा ने राज्य के नल्लामाला वन, याद रखिएगा नल्लामाला की पहाड़ियां भी हैं, यह पहले आंध्र प्रदेश में ही हुआ करता था, लेकिन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से निकलकर तेलंगाना अलग राज्य बन गया। तो इस अलग राज्य बनने के बाद भौगोलिक परिस्थितियां, जननांकीय परिस्थितियां, वानस्पतिक परिस्थितियां, सभी चीजों में बदलाव आएगा, प्रशासनिक हर चीज में बदलाव आएगा। तो इस तरह से तेलंगाना राज्य विधानसभा ने नल्लामाला वन क्षेत्र में स्थित अमराबाद टाइगर रिजर्व में प्रस्तावित यूरेनियम खनन के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। गौरतलब हो कि यूरेनियम, जो कि हम लोगों ने कई देश, मतलब हमारे देश ने कई देशों से यह पैक्ट किया है यूरेनियम आधारित ऊर्जा उत्पादन के लिए। तो भारत में अभी भी ऐसा नहीं है कि यूरेनियम के भंडार हैं, नहीं, बहुत सारे भंडार हैं, अभी खोजे जा रहे हैं, लेकिन इसको परिष्कृत करने में अभी समय लगता है। यही कारण है कि हम दूसरे देशों से संबंध कायम कर यूरेनियम मंगवाते हैं। तो यूरेनियम जो है, जैसे यह आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश थुमलापल्ली यूरेनियम के लिए, मेघालय में डोमियोटास, राजस्थान के रोहिल्ला नामक स्थान पर 5000 टन यूरेनियम का भंडार का पता चला है। झारखंड में जादूगुड्डा की खान, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में ललितपुर में भी यूरेनियम के पाए जाते हैं उसे। तो यह जो है, तो इसी तरह से तेलंगाना विधानसभा ने क्या किया है कि यूरेनियम खनन के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया। तो अब क्या है, ये क्षेत्र चर्चा में आ गया। अच्छा, ये अमराबाद टाइगर रिजर्व है क्या? तो यह जो है, याद रखिएगा, देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। लेकिन जब 2 जून 2014 को तेलंगाना से यह अलग राज्य बन गया, तब जब अलग राज्य बनने के बाद यह क्षेत्र तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में चला गया, तो अब इसका नाम अमराबाद टाइगर रिजर्व हो गया, याद रखेंगे। और जबकि अब ये इसका उत्तरी भाग चूंकि तेलंगाना में चला गया, दक्षिण भाग आज भी नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व यानी NSTR के नाम से ही जाना जा रहा है। तो ये ऊपर उत्तरी भाग में आ गया, तो इसका नाम क्या हो गया, अमराबाद टाइगर रिजर्व, याद रखेंगे। तो यह वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। यह बाघ अभयारण्य, ये देख रहे हैं यहां पर दिख रहा है अमराबाद टाइगर रिजर्व, तो यह महबूब नगर, याद रखेंगे महबूब नगर, मानचित्र में आप अपने जरूर देखिएगा, महबूब नगर और नलगोंडा जिले को मिलाकर जिले के बीच में यह फैला हुआ है, याद रखेंगे, जो कि देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, याद रखेंगे। यह करीब 2800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो यह भी स्थान चर्चा में रहा, क्यों? क्योंकि वहां की विधानसभा ने यूरेनियम के खनन पर जो है प्रस्तावित यूरेनियम खनन के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया, इसलिए यह चर्चा में रहा। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। 23वां है ये, हाँ, भाग 3 का 23वां बिंदु है, या तीसरा भी कह सकते हैं। तो कूनो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य, ये क्यों चर्चा में रहा, ये कहां अवस्थित है? आइए मानचित्र में देखते हैं। गिर आप दिख रहा है, गिर वन एशियाटिक टाइगर के लिए जाना जाता है। कहां है? गुजरात में है। और ये देख रहे हैं यहां से ये बना हुआ है पट्टी, और यह कूनो ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नामीबिया से, अब ये नामीबिया कहां है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी विंडहोक है। क्या है? विंडहोक, नामीबिया। तो इस तरह से नामीबिया अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित, कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित
देश है जिसकी राजधानी विंडहोक है। तो यहां पर कालाहारी के मरुस्थल भी पाए जाते हैं, नामीबिया क्षेत्र। तो यहां से अफ्रीकी चीतों को लाने के लिए कूनो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। समझ में आई बात? तो जो एशियाई चीता था, किसी समय देश में एशियाई चीते के रूप में हमारा देश जाना जाता था। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में बड़ी मात्रा में इनका शिकार किया गया और धीरे धीरे ये समाप्त होते गए। आजाद भारत में एक भी चीता नहीं बचा, यानी 1952 में ही इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया। तो समझ में आई बात? 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया, यानी आजादी के बाद से ही एशियाई चीता विलुप्त हो गया। इसके पीछे कारण क्या था? औपनिवेशिक काल में इसकी ज्यादा मात्रा में शिकार की वजह से यह धीरे धीरे खत्म होते चले गए। अब जो है यह संरक्षित क्षेत्र यानी जो कूनो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य है, इसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। कहां अवस्थित है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। और 1981 में इसे वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। अच्छा, याद रखिएगा कि कूनो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य के अलावा भी यानी सरकार ने गठित एक विशेष पैनल में कुछ और क्षेत्रों को, संरक्षित क्षेत्रों को शॉर्ट लिस्ट या सूचीबद्ध किया है, जहां पर इनको स्थानांतरित किया जाएगा। जैसे कूनो पालपुर के अलावा नौरा देही, याद रखेंगे, नौरा देही, ये भी कहां है? मध्य प्रदेश में, वन्य जीव अभयारण्य। इनको मानचित्र में जरूर देखिएगा आप लोग। नौरा देही वन्य जीव अभयारण्य, कूनो पालपुर और नौरा देवी वन्य जीव अभयारण्य। तो ये दो यहां पे हो गए मध्य प्रदेश में। एक जो है गुजरात में, उसका नाम क्या है? वेलवेदर राष्ट्रीय उद्यान, वहां पर भी स्थानांतरित करने की बात की गई है। तथा एक राजस्थान में, उसका नाम है शाहगढ़। क्या है? शाहगढ़ लैंडस्केप। तो यहां पर जो चीता लोग शिकार करेंगे, ज्यादातर यहां पर देखिए शिकारी जो शिकार जंतु हैं, जिनका शिकार करते हैं ये चीता लोग, तो उतनी आपको वहां पर खासकर शाहगढ़ लैंडस्केप क्षेत्र में विविधता नहीं मिलेगी। वहां चिंकारा पाए जाते हैं, तो उनका शिकार ये लोग करेंगे। तो शाहगढ़ में भी योजना है संरक्षित क्षेत्र में इनको स्थानांतरित करने की। तो ये जो शाहगढ़ है, याद रखिएगा, वेलवेदर कहां है? गुजरात में। इसी तरह से मिलान करने को आ जाएगा। अब याद रखेंगे कि जो शाहगढ़ है, ये ध्यान रखिएगा, जो लैंडस्केप क्षेत्र, ये जैसलमेर के अंतर्गत आता है। 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है यह क्षेत्र। और यह जो है निकटतम शहर जैसलमेर। मानचित्र को एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि एटलस में देखिएगा, क्योंकि इसमें जो साइट दी गई है इसी का मानचित्र हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अन्य जो बात कर रहे हैं इनको एक बार मानचित्र में आप देख लेंगे तो आपके मन मस्तिष्क पर यह अंकित हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो अपने आप जब कंसंट्रेट करेंगे प्रश्न पर तो अपने आप उत्तर आपको मिलेगा। तो इसलिए इसका मानचित्र जरूर देखिएगा। वेलवेदर, शाहगढ़ कहां है, इन्हें जरूर देखेंगे। तो यह जो है जैसलमेर शहर इसके सबसे नजदीक है, याद रखेंगे। और यहीं पर इन क्षेत्रों में करीब 80 मानव बस्तियां हैं और हर बस्तियों में 8-8, 10-10 घर पाए जाते हैं। तो समझ में आई बात यह है तीसरी। अब बढ़ते हैं अगली, ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है स्थान। ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया से आशय क्या है? तो यह एक तरह से देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में इस तरह की योजना चलाई गई है। कहां? अफ्रीका महाद्वीप में। तो पहले थोड़ा सा हम भारत की चर्चा कर देते हैं कि कहां से कहां तक। ये पोरबंदर से लेकर के पानीपत सुना होगा, भारतीय इतिहास में उसकी चर्चा। भारत के हरियाणा राज्य में पानीपत जिला अवस्थित है। पानीपत का बैटल सुना होगा, 1526, 1556 और 1761, 3 लड़ाइयां हुई थी, याद रखेंगे। तो यहां पर पोरबंदर से लेकर के पानीपत, तो मैंने बताया आपको कि वहां पर 3 लड़ाइयां हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध।
तो इस तरह से यह चर्चित स्थान है, तो इसका ऐतिहासिक अवलोकन भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि गुजरात के पोरबंदर से, यानी जो उत्तरी और दक्षिणी गलियारा और पूर्वी पश्चिमी गलियारा आप लोगों ने देखा होगा, तो पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्वी जो गलियारा है, कहां से कहां तक जाता है? पोरबंदर से लेकर सिलचर तक। तो यह पोरबंदर गुजरात में है। तो पोरबंदर से लेकर पानीपत यानी हरियाणा तक 1400 किलोमीटर लंबी, 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट बनाने की योजना बना रही है। कौन? सरकार। और यह योजना किस तर्ज पे बनाई जा रही है? तो अफ्रीका महाद्वीप में यानी 2007 में शुरू की गई योजना, जो कि अब देखिए यहां पर फिर अफ्रीका महाद्वीप का मैप आपको देखना होगा इसको सुनते समय, यानी सेनेगल। अब सेनेगल देश कहां है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो सेनेगल देश जो है, एक तरह से देखा जाए तो वहां के मरुस्थलीय क्षेत्र यानी साहेल क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। सेनेगल की राजधानी डकार है। तो सेनेगल से लेकर के जिबूती, अब जिबूती कहां है? भूमध्य सागर को यह स्पर्श करता है, इसका तटीय क्षेत्र। जिबूती देश है जिसकी राजधानी जिबूती सिटी है। तो इतनी लंबी जो है क्षेत्र, इसको ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका कहा जा रहा है। इसको ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के नाम से जाना है। तो उसी का हम लोग कॉपी करते हुए भारत में पोरबंदर से लेकर के हरियाणा के पानीपत तक 1400 किलोमीटर लंबी। तो इसका उद्देश्य क्या है? कि जो भूमि निम्नीकरण है, इसको खत्म करना है। क्योंकि धीरे धीरे भूमि निम्नीकरण यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जा रही है आज हमारी भूमि। खासकर पंजाब, हरियाणा, गुजरात के क्षेत्रों में, राजस्थान के क्षेत्रों में हरित क्रांति के ये साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। तो और दूसरे यह जो अरावली के क्षेत्र धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, तो उस अरावली के पूर्वी क्षेत्र पर इसको जैसे ये वॉल लगा दी जाएगी तो मरुस्थलीय क्षेत्र पश्चिम की ओर ही रह जाएगा, इधर नहीं बढ़ पाएगा। तो इसका मेन उद्देश्य यही है। यानी इसका मेन उद्देश्य क्या है? कि भूमि क्षरण और अरावली के पूर्वी विस्तार को रोकना है, जो पूरब की ओर विस्तार होता जा रहा है। तो इस तरह से अरावली, अब यहीं पर थोड़ा सा अरावली के बारे में भी जान लीजिए कि अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है? गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के मजनू का टीला तक। इवन अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ये देख रहे हैं ना कि गुजरात से लेकर के कहां तक फैली है? दिल्ली में। तो दिल्ली के मजनू का टीला तक इसका विस्तार है। और कहा जाता है कि अरावली एक समय ऐसा था कि ये जो है हिमालय से भी ऊंची हुआ करती थी। क्योंकि हिमालय और अरावली के बीच जो समय अंतराल है, आप देख सकते हैं कि अरावली किस युग में पाई जाती थी? आर्कियन क्रम यानी धारवाड़ युग की चट्टानों, धारवाड़ क्रम। और हिमालय कब है? नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, 8 करोड़ वर्ष पुराना है। जबकि धारवाड़ करीब 50 से 60 करोड़ वर्ष पुराना है। तो धारवाड़ में पाई जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला। और इसका अपरदन होते होते अब इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, क्या है? गुरु शिखर, मात्र 1722 मीटर ऊंची रह गई है। इसका अपरदन हो चुका है। तो अब यह, इसीलिए इसको देखिए क्या बोला जाता है? प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला। लेकिन अब इसे क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला। तो ये घिस चुकी है अपरदन होते होते। और राजस्थान के क्षेत्रों में मरुस्थल होने के पीछे इस अरावली का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो क्यों है? क्योंकि जब अरब सागर से ये हवाएं चलती हैं, कौन? मानसूनी हवाएं कह सकते हैं या समुद्री समीर भी कह सकते हैं। तो अरब सागर से अब देखिए समुद्र से स्थल की ओर जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है ये हवाएं आर्द्र होंगी, आर्द्रता से लदी होती हैं। अब ये आर्द्रता से लदी हवाएं सीधा निकल जा रही हैं। यही अगर अरावली ऐसे होता तो ये इससे टकरा करके जबरदस्त वर्षा कराती, लेकिन यह इसके समानांतर सीधा निकल जाती हैं और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम भी है, सुना होगा, यानी शिवालिक की पहाड़ियों से टकरा कर लगभग 5 सेंटीमीटर वर्षा करा पाती हैं और राजस्थान सूखे रह जाता है। तो इसके जो राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? कि अरब से आने वाली यानी अरब सागर से आने वाली आर्द्र समुद्री हवाओं का
अरावली के समानांतर होना। और एक और कारण है, पाकिस्तान से आने वाली शुष्क हवाएं, आर्द्र हवाएं नहीं मैं कह रहा हूं, शुष्क हवाएं, और ये शुष्क हवाएं इनकी आर्द्रता को खींच लेती हैं और धीरे धीरे ये समुद्र से दूर भी तो होती जा रही हैं। और जब जैसे जैसे समुद्र से दूर होती जाएंगी इनकी आर्द्रता कम होती जाती है और यह आगे जाकर के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला या शिवालिक की पहाड़ियों से टकरा कर लगभग 5 सेंटीमीटर वर्षा कराती हैं और राजस्थान में मरुस्थल के पीछे कारण है। तो ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया समझ गए, गुजरात से लेकर के दिल्ली होते हुए पानीपत तक ग्रीन वॉल ऑफ कह सकते हैं इंडिया बनाया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य है क्या कि भूमि क्षरण को रोकना और अरावली के पूर्वी विस्तार को, जो मरुस्थली विस्तार होता जा रहा है, उस पर अंकुश लगाना। और भारत सरकार की योजना है कि 2030 तक कम से कम 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको फिर से पुनर्निर्माण या पुनर्स्थापित करना है। याद रखेंगे भारत के कुल क्षेत्रफल यानी 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर है ना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 29.3% यानी 29.3% या प्रतिशत निम्नीकृत क्षेत्र है। समझ में आई बात? यानी भूक्षरण से ग्रसित भूमि है, निम्नीकृत क्षेत्र है। यहां पर ना तो वनस्पतियां उग सकती हैं, ना तो यहां पर कृषि कार्य संपादित किया जा सकता है। यानी कि करीब 96.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि खराब हो चुकी है। तो इसको 2030 तक इसमें से 26 मिलियन हेक्टेयर को फिर से पुनः निर्माण या पुनर्स्थापित करना है। तो समझ में आई बात? अब बढ़ते हैं अगले, काजिनसारा लेक। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, काजिनसारा लेक। तो यह नेपाल के मनांग जिले में स्थित है। यह झील यहां पर मानचित्र देख रहे हैं ना, नेपाल है काजिनसारा लेक। और नेपाल, ध्यान रखेंगे, नेपाल एक स्थल अवरुद्ध देश है, इसकी सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है। आप जैसे देख सकते हैं, अगर हम अपने भारत से अगर बात की जाए तो ये नेपाल है, तो ये नेपाल हो गया, इधर भारत, इधर भी भारत, ऊपर तिब्बत या चीन कह सकते हैं। तो ये ऊपर चीन या तिब्बत का क्षेत्र आता है, इधर भारत यानी भारत का उत्तराखंड से शुरू करते हैं, उत्तराखंड स्पर्श करता है, यूपी करता है, बिहार इसको स्पर्श करता है, पश्चिम बंगाल करता है और सिक्किम करता है। समझ में आई बात? और हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय यानी लघु हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और याद रखेंगे जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, पता है आप लोगों को? तो ये माउंट एवरेस्ट कहां है? इसी नेपाल में ही तो स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। किसे? माउंट एवरेस्ट को। और तिब्बत में चोमू लुंगमा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जो काजिनसारा लेक है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह विश्व की सबसे ऊंची झील हो गई है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि इसी जिले में स्थित काजिनसारा झील जो है तिलंगो, याद रखेंगे, या तिलिची झील जिसको कहते हैं, मनांग में स्थित है। पहले विश्व की सबसे ऊंची झील ये थी, इसका स्थान किसने ले लिया अब? काजिनसारा लेक ने। तो यह जो है हिमालय में 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 1500 मीटर क्या है? लंबी और 600 मीटर चौड़ी जो है ये झील, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि जो तिलंगो या तिलिचो झील, यह 4 किलोमीटर लंबी और 1.2 किलोमीटर चौड़ी झील है। तो अभी तक ये हुआ करती थी, अब कौन हो गई है? काजिनसारा झील, याद रखेंगे। और इसमें जो झील में पानी पाया जाता है हिमालय के ग्लेशिएशन से, हिमालय के से जो आते हैं बर्फ के पिघलने से जो जल की प्राप्ति होती है उसी को, तो यानी कह सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर इस झील में पानी चूंकि 5200 मीटर की ऊंचाई पर है, जाहिर सी बात है जम जाती है। तो जब ग्लेशिएशन होता है, हिमानीकरण क्रिया होती है, तब इसमें जो है जल की मात्रा बढ़ने लगती है। तो हिमालय के पिघलने से, कह सकते हैं बर्फ के पिघलने से, इस झील में जल
की प्राप्ति होती है। तो याद रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं 26वां नंबर पे, अमेजन का वर्षा वन। तो अमेजन का जो वर्षा वन है, आप देख सकते हैं अमेजन बेसिन 8 देशों में है। ये आप देख सकते हैं, यहां पर दिया हुआ है ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम। तो ये आप देख रहे हैं, ये देश आप दिख रहा है ना, ये सूरीनाम, इसकी राजधानी पारमारिबो है। और ये गुयाना, इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। वेनेजुएला, वेनेजुएला जो है इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है यह देश, इसकी राजधानी कराकस है। और याद रखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात, यही वेनेजुएला में ही है, जो कि ऑर्निको नदी यहां बहती है। मानचित्र में देखिएगा तो ऑर्निको की सहायक नदी कायरो पर स्थित है। और यहीं पर मानचित्र में आप देखोगे आगे तटीय क्षेत्रों पर एक झील है, मराकाइबो लेक, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम उत्पादक झील के रूप में इस समय से जाना जा रहा है। तो याद रखेंगे, तो वेनेजुएला, फिर उसके बाद है कोलंबिया, जिसकी राजधानी बोगोटो है। और इधर देख रहे हैं ना इक्वाडोर। इसका नाम क्यों इक्वाडोर है? क्योंकि इक्वाडोर की जो राजधानी है क्वीटो, एकदम बीचों बीच क्वीटो जो है विषुवत रेखा पर ही स्थित है। याद रखेंगे, विषुवत रेखा, जो जिसे इक्वेटर कहा जाता है, 0 डिग्री, तो यह जो विषुवत रेखा है ब्राजील से होते हुए, आप देख रहे हैं ना, ब्राजील, इक्वाडोर और कोलंबिया, 3 देशों को स्पर्श करती है विषुवत रेखा। मानचित्र में जरूर देखिएगा, इसमें चूंकि इसमें पॉलिटिकल मैप नहीं है, ये फिजिकल मैप है। तो यह जो है इक्वाडोर, यानी कौन कौन से, ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, यहीं पर देखिए पेरू है। और पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। तो ये जो अमेजन नदी है, अमेजन का वर्षा वन, इसे, इस क्षेत्र को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। घने वन होते हैं, विषुवत रेखीय वर्षा वन इसे कहते हैं। तो यह पेरू के लेगो वेलफोरा से निकलती है कौन सी नदी? अमेजन नदी, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है प्रवाह के आधार पर। वैसे तो सबसे लंबी नदी नील नदी है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, और सबसे बड़ी नदी जो है वह अमेजन नदी है। याद रखेंगे, तो लेगो वेलफोरा से निकलती है, जाकर के देख रहे हैं ना, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो इसका जो क्षेत्र है वह 8 देशों में यह बेसिन है। वह कौन कौन सी? ब्राजील, जिसकी राजधानी ब्रासीलिया, बोलिविया, जिसकी राजधानी लापाज, पेरू, जिसकी राजधानी लीमा, इक्वाडोर, जिसकी राजधानी क्वीटो, कोलंबिया, जिसकी राजधानी बोगोटो, वेनेजुएला कराकस, और गुयाना जॉर्ज टाउन, तथा सूरीनाम पारमारिबो। तो इस तरह से याद रखिएगा, 2013 के बाद से उच्चतम दर पर यह जल रहा है। और इस पर जो है याद रखिएगा कि विश्व के देश चिंतित हैं, क्योंकि विश्व का 20% ऑक्सीजन कह सकते हैं कि यह क्षेत्र वहन करता है। तो इस क्षेत्र में लगी आग वैश्विक तापमान में गिरावट, यानी विश्व के पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन स्थापित कर सकता है। यही कारण है G7 के देश, G20 सम्मेलन, सभी सम्मेलनों में, चाहे वह COP25 की मीटिंग हो, हर जगह इस बात की चर्चा की गई। हालांकि यहाँ के राष्ट्रपति बोल्सोनारो, नाम सुना होगा आप लोगों ने, उन्होंने काफी आपत्ति दर्ज कराई कि ये हमारी संप्रभुता, चूंकि यूरोपियन देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यह सब देश जो है आगे आने की और मदद करने की बात कर रहे थे। तो ऐसे में ब्राजील ने कहा कि हम अपनी समस्या से लड़ने में सक्षम हैं, तो कृपया हमारी संप्रभुता को, हमारी सोवरेनिटी को बाधा नहीं पहुंचाएं अन्य देश, हम इस मामले को, जबकि यह एक कोई राष्ट्रीय मामला नहीं, है अंतरराष्ट्रीय मामला है। यहां पर ये क्षेत्र अमेजन के वर्षा वन, हाँ, ब्राजील को अनाकोंडा का देश भी कहा जाता है। ब्राजील में जो है विश्व के सबसे बड़े सांप, लंबे सांप पाए जाते हैं। यह वर्षा वन, यहाँ पर जो जंगलों की वनस्पतियों के जो वो कह सकते हैं जो स्तर हैं, तो इस तरह से छोटे, इससे बड़े, इससे बड़े, इस तरह से 4 सभी स्तर यहाँ पर जंगल, इसीलिए घने जंगल पाए जाते हैं। सूर्य की किरणें जमीन तक पहुंच नहीं पाती हैं। यह काफी सघन वन है। तो वहां के स्थानीय लोगों ने वहां के राष्ट्रपति के ऊपर आरोप भी लगाया कि इस तरह से क्यों किया जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो यह जो है चर्चा में था। और याद रखेंगे कि
तो यह जो है अमेजन का जो वर्षावन आग की चपेट में आने की वजह से पूरे विश्व में चर्चा में रहा, तो इसको याद रखेंगे। यानी अमेजन जो बायोम है 60% भाग ब्राजील कवर करता है, और ब्राजील के बारे में पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं। ब्रासीलिया राजधानी है, यहाँ के जो प्रमुख शहर हैं उनको मानचित्र में जरूर, ऐसे जो तटीय क्षेत्र पर शहर हैं उनको ऐसे पॉइंट वाइज इनको आप जरूर कर लीजिए, जैसे पोर्ट एलेग्रे, क्यूरितीबा, रियो डी जेनेरो, साओ पोलो, सेंटोस, बेलो हरजोंटे, मनुआस, रेसिफे, ये सब महत्वपूर्ण शहर हैं, इनको याद रखिएगा। मिनास गिरास। हाँ, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे अधिक लौह उत्पादन ब्राजील ही करता है। सबसे अधिक यहीं पर जो है गन्ने का उत्पादन होता है, सबसे अधिक चीनी का उत्पादन करता है, सबसे अधिक कॉफी का विश्व में गन्ना और कॉफी के उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसीलिए ब्राजील में जो है कॉफी के बागानों को फजंडा कहा जाता है। और याद रखिएगा कि यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वह पुर्तगीज है, पुर्तगाली। यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे अधिक पुर्तगीज, इवन विश्व में सबसे अधिक पुर्तगीज अगर कहीं पाए जाते हैं तो वह ब्राजील में पाए जाते हैं। याद रखेंगे, तो यह भी चर्चा में रहा है, तो महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 27वां जो है स्थान प्यूरेटो विलियम्स, चिली। फिर ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो चिली भी इसके मध्य भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इसका नाम ही देखिए देना, चिली है, चिली की तरह। यह सबसे पतला देश है, हाँ, और विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, यानी वर्ल्ड ड्राइएस्ट डेजर्ट, यानी शुष्कतम मरुस्थल क्या नाम है? आटाकामा मरुस्थल। कहाँ अवस्थित है? चिली में ही स्थित है। और एक बात और याद रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस एंडियन रेल मार्ग, यही चिली के वालपरासो, कहां से? वालपरासो से लेकर के अब यही अब अमेरिका का ये अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। तो ब्यूनस आयर्स को जोड़ता है, याद रखेंगे। तो चिली के वालपरासो से लेके ब्यूनस आयर्स। और चिली के जो तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ गुआनो पक्षी के बीट से नाइट्रेट का उत्पादन होता है। तो इस तरह से नाइट्रेट का उत्पादन में यह प्रमुख देश माना जाता है। और इसके उत्तरी भाग में मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ अरिका, एकीके, इनको मानचित्र में देखिएगा, इन्हें घोस्ट टाउन कहा जाता है। कई वर्षों से यहाँ बारिश की एक बूंद नहीं गिरी है। और फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु भी पाई जाती है। तो चिली बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, इसकी राजधानी सैंटियागो है। तो इसके सबसे दक्षिणतम, ये देख रहे हैं प्यूरेटो विलियम्स, तो ये प्यूरेटो विलियम्स दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर घोषित किया गया है। इसने अर्जेंटीना के शहर उशिहावा, याद रखिएगा, सबसे पहले उशिहावा, ये देख रहे हैं पुंता अरेनास, तो उशिहावा जो था वो सबसे, मैप में देखिएगा पुंता अरेनास भी मिलेगा, उशिहावा भी मिलेगा। तो उशिहावा जो है वह सबसे दक्षिणतम, हाँ, उशियाइया, हाँ, उशिया यानी USHIA, हाँ, याद रखें, उशिया। तो उशियाइया जो शहर है ये सबसे दक्षिणतम हुआ करता था, लेकिन अब कौन हो गया? प्यूरेटो विलियम्स, याद रखेंगे, प्यूरेटो विलियम्स कहाँ है? चिली में। तो ये भी महत्वपूर्ण है स्थान चर्चा में अंतरराष्ट्रीय। अब बढ़ते हैं 28वां जो महत्वपूर्ण है, दनकिल डिप्रेशन। सक्रिय और स्वाभाविक रूप से होने वाली जीवन दनकिल पर टिका नहीं जा सकता। पूर्वोत्तर इथोपिया में, यानी अब देखिए दनकिल डिप्रेशन मतलब अवसाद उसको कहते हैं। तो डिप्रेशन, ये दनकिल जो डिप्रेशन है वो कहाँ अवस्थित है? इथोपिया, यानी पूर्वोत्तर, यानी उत्तर पूर्व में यह अवस्थित है। कौन? दनकिल डिप्रेशन। इसके बारे में कहा जा रहा है, नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार यह कहा जा रहा है कि यहां पर अब जीवन संभव नहीं हो सकता। तो ये जो दनकिल डिप्रेशन है, यह क्षेत्र काफी गर्म क्षेत्र है, और ये इसका जो सबसे निचला जो क्षेत्र है, कह सकते हैं समुद्र तल से 100 मीटर नीचे है। तो यह क्षेत्र पर अब जीवन, कह रहे हैं कि यहाँ का तापमान इतना अधिक हो रहा है, और रिफ्ट वैली, रिफ्ट घाटी भी इधर ही से होकर जा रही है। आगे आप देख सकते हैं ये लाल सागर आ रहा है। तो इस क्षेत्र में जीवन संभव नहीं है। तो यह जो है दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक माना जा रहा है। यहाँ बदलता जा रहा है यहाँ की परिस्थितियां,
और समुद्र तल से 100 मीटर नीचे इसकी जगह है, जिसके कारण यहां पर जीवन संभव अब नहीं हो पा रहा है। तो कारण आप देखिए कैसे जीवन यहां संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तापमान इतना अधिक है जिसकी वजह से यहां का सारा जल वाष्पित हो जाता है। 10 लाख टन से अधिक नमक की मात्रा यहां पाई जा रही है, यहां लवणता विद्यमान है, जिसकी वजह से यह क्षेत्र पूरी तरह से मानव रहित होने की कगार पर है, यानी यहां पर जीवन संभव नहीं है। अब यह क्षेत्र काफी चर्चा में है, तो इसे याद रखेंगे। अब देखिए यहां पर महत्वपूर्ण है यह स्वालबर्ड। स्वालबार्ड सबसे तेज, इसका क्या मतलब हुआ? यानी स्वालबार्ड जो है, आप पहले मानचित्र में आइए देखते हैं। इधर क्या है? ये ग्रीनलैंड है। इधर ये आप देख रहे हैं बेरेंट सी है, कारा सी है, आर्कटिक ओशियन, नॉर्वेजियन सी के उत्तर में स्वालबार्ड क्षेत्र है, यह द्वीप है। यह जो है उत्तरी नॉर्वेजियन द्वीप समूह को पृथ्वी पर सबसे तेज गर्म करने वाली जगह माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है 1970 के बाद से स्वालबर्ड में औसत वार्षिक तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जबकि सर्दियों का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि क्लाइमेट इन स्वालबर्ड 2100, यानी इस सदी के अंत तक इस क्षेत्र का जो औसत तापमान है वह जो है 7 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अब सोचिए यह क्षेत्र क्या है? आर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां पर बर्फ जमी रहती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। तो यह भी क्षेत्र चर्चा में है, यह द्वीप समूह चर्चा में, ये पूछ लेगा कि किन द्वीपों के मध्य स्थित है, तो इसे मानचित्र में जरूर देखिएगा आप लोग। अब बढ़ते हैं अगले स्थान, कंगारू द्वीप। नाम ही कंगारू का देश किसे कहते हैं? कंगारुओं का, ऑस्ट्रेलिया। अमेजन का वर्षावन, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का कंगारू द्वीप। मतलब अब देखिए 2020 में, यानी पिछले वर्ष की ही घटना है, हाल ही में, यानी ऑस्ट्रेलिया बुश फायर के कारण द्वीप का तीसरा हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया, जल गया है, समाप्त हो गया है। इसे हरा द्वीप कहते थे, कंगारू द्वीप को। आप देख रहे हैं ना मानचित्र, 12 जनवरी 2020 और 15 दिसंबर की स्थिति क्या थी और अब स्थिति क्या हो गई है। यह जो है ऑस्ट्रेलिया तट से, यानी 3 सबसे बड़े द्वीपों, यानी यह तस्मानिया और मेलविले द्वीप के बाद तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? कंगारू द्वीप है। तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया में लगी जंगलों की आग, बुश फायर की वजह से इसका 1/3 हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। सामान्यतः लोग पर्यटन के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। लोग यहां पर कंगारू और कोआला देखने आते थे। 25,000 से अधिक कोआला यहां पर जल के राख हो गए। तो यह क्षेत्र एक तरह से देखा जाए पारिस्थितिकी असंतुलन हो गया इस क्षेत्र में। तो यह तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह एडिलीड, मानचित्र में जरूर देखिएगा, एडिलीड, पर्थ, जैसे ऑस्ट्रेलिया के शहर हैं मेलबॉर्न, पर्थ, एडिलीड, हाँ, तो एडिलीड के दक्षिण पश्चिम में स्थित यह कंगारू द्वीप है। और यहां पर यह क्षेत्र, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है, वैसे पूरी ऑस्ट्रेलिया का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, यह भी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जाना जाता है। और यहां पर लॉबस्टर, याद रखिएगा, लॉबस्टर जो है मत्स्य पालन, लॉबस्टर जो है मछली पाई जाती है यह क्षेत्र में। और यह कोआला के लिए जाना ही जाता है, कंगारू और कोआला देखने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और यह जो है पूरा जो द्वीप है 4405 वर्ग किलोमीटर, यानी 4405 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसका में 1500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पूरी तरह से जलकर समाप्त हो गया, राख हो गया। तो इसलिए जो है यह क्षेत्र चर्चा में है, कंगारू द्वीप। तो याद रखेंगे कहाँ है, तो एडिलीड के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहीं पर फ्लिंडर्स, याद रखेंगे, फ्लिंडर्स चेस नेशनल पार्क भी है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। और याद रखेंगे फ्लिंडर्स की पहाड़ियां भी हैं, हाँ, यहाँ पर। तो मानचित्र में जरूर देखिएगा। और इस द्वीप में जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है वह है किंग्स कोर्ट।
याद रखेंगे। तो इस तरह से यह पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लोग घूमने के लिए क्या देखने आते थे? बेसिकली कोआला जीव और कंगारू देखने के लिए आते थे और बहुत भारी मात्रा में इन जीवों का नुकसान हुआ है। तो इस तरह से आज के हमने इस अंक में इन 10 स्थानों को लिया। आशा करता हूं कि आपके आगामी परीक्षा में यह महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। तो इस तरह से यह 10 स्थान को आप लोग जो मैंने बताया कि ये आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट तो हैं ही, साथ साथ इनके साथ और भी लोकेशंस की हम लोग चर्चा किए। तो इस वीडियो को देखते समय आप लोगों के पास एटलस जरूर रखा होना चाहिए। तो एक मानचित्र आप अपने पास रखिए और भी जो साइट्स हैं उनको हाइलाइटर के द्वारा उनको हाईलाइट करिए, तो जिससे कि आपको याद हो जाएगा। इसी को कहते हैं सरल मानचित्रण। तो मानचित्र के आधार पर स्थानों को पॉलिटी से जोड़ देना, ज्योग्राफी से जोड़ देना, इकोनॉमी से जोड़ देना, हिस्ट्री से जोड़ देना। हाँ, तो इस तरह से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायी सिद्ध हो, आप लोगों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।